वी आर लाइव अगेन। एक बार फिर से हम लाइव हैं और हम आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। मैं सभी साथियों का, अपनी ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने पर वेलकम कर रहा हूं। कुछ साथी धीरे-धीरे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक और पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन आपका सभी ऑडियंस का यहाँ हमारे साथ जुड़ने पर वेलकम करती है और इसी के साथ वेलकम है आज के रिसोर्स पर्सन का। आज के रिसोर्स पर्सन काफ़ी स्पेशल हैं। जिस हिसाब से उनकी उम्र आप देखेंगे, उनके एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बे और उनके अचीवमेंट बिल्कुल अलग हैं। आपको एकदम से ही ये महसूस होगा कि इतनी कम उम्र में इतनी सफलता, कहीं ये इतने लकी पर्सन तो नहीं है, लेकिन उनका हार्ड वर्क, उनका स्ट्रगल और उनकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी आज हमारे बीच में होंगी। आज का एक ऐसा जीता जागता टॉपिक है जो हर एक इंडियन, और इंडियन में भी मैं कहूँ खासकर नॉर्थ इंडिया में भी हमारा हरियाणा काफ़ी फेस करता है इंटरव्यू स्किल को, काफ़ी फेस करता है स्पीकिंग स्किल को और काफ़ी फेस करता है उनके कम्युनिकेशन को। फेस करने का मतलब है कि वो काफ़ी डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेके। बहुत टैलेंट होने के बावजूद भी प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो अपने आप में सब कुछ होने के बावजूद भी हम फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाते। इन सब के पीछे हमारी कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं और उन्हीं को लेके आज पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन ने एज़ ए रिसोर्स पर्सन इनवाइट किया है डॉक्टर रोहित जांगड़ा। मैं इनके बारे में और आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर रोहित जांगड़ा वैसे तो एक जीता जागता नाम है, एक नामी-गिरामी हस्ती हैं रोहतक और आस-पास के एरिया में। इसके पीछे मोटी वजह है कि वो कर रहे हैं जो शायद एक लगातार ट्रेडिशनल बिज़नेस करने वाले लोगों में उनका नाम नहीं है। जी हाँ, उनका नाम नहीं है, उन्होंने कुछ नया शुरू किया और नया शुरू किया तो थोड़ा-सा मैं उनके बारे में बता दूँ आपको। आप एक बिज़नेस कोच हैं, इसी के साथ में आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इससे बड़ी बात आप एक फाउंडर एंड सीईओ हैं डिवाइन क्रू इंस्टीट्यूट के। आप सॉफ्ट स्किल पे काम करते हैं, आप करियर काउंसलर भी हैं और इसी के साथ आपकी बहुत सारे अचीवमेंट्स और उन सब में एक बड़ी बात हार्वर्ड बिज़नेस ऑफ स्कूल से आपने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को लेकर भी सर्टिफिकेट और आपने वहाँ से कोर्स किया है जो एकमात्र ऐसे पर्सन मेरे कॉन्टैक्ट में, और आई थिंक आप रोहतक में भी पहले होंगे ऐसे। साथ-साथ आप हरियाणा और जो पंजाब दिवस रहता है, उस दिन आप शान-ए-भारत से अवॉर्डेड भी हैं। इसी के साथ आपने अलग-अलग 600 से ज़्यादा वेबिनार पहले से ही आप अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को आप फ़ायदा पहुँचा चुके हैं और 10 से ज़्यादा अलग तरीके की वर्कशॉप आप लेते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग आपकी ट्रेनिंग का फ़ायदा ले चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट जो जॉब को लेके कहीं न कहीं इश्यू रहता है, उनको लेके आप काम कर रहे हैं। आज के दिन में आप एंटरप्रेन्योर टुडे में आप मतलब एक फीचर और इसी के साथ में टीईओआई में आप एक फीचर्ड पर्सन हैं, फीचर्ड इन राइजिंग एंटरप्रेन्योर एंड awarded the best motivational speaker as well as the master blaster of physio, as well as awarded as national scout trainer of youth revival series, awarded as guest of honor by रक्तदान जागृति मंच। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक लंबी लिस्ट है जिसका फायदा हमारे आसपास के और आपसे पढ़ने वाले और आपके संपर्क में रहने वाले लोग आपसे ले रहे हैं। सर, आपका मैं हमारे साथ जुड़ने पर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। हमारी ऑडियंस से जुड़ने का आपका जो एक सोशल आपके मन में एक जो भाव है उसका हम बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार करते हैं। आज के टॉपिक को लेके हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। आप थोड़ा-सा इस पब्लिक स्पीकिंग के बारे में और हमारे निमंत्रण को स्वीकार करिए, थोड़ा-सा इस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन को, जिनकी शुरुआत की है राज सर ने, राज आलमपुर ने जी। आपको बहुत-बहुत बधाई। आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। और आज की ऑडियंस जो इस सेशन को अटेंड कर रही है, उनके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। क्योंकि अमूमन अगर बात की जाए पब्लिक स्पीकिंग की, देखिए स्पीकिंग में और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अमूमन अगर बात करें डेली रूटीन में, हम अगर 8 घंटे सोने के निकाल दें तो 16 घंटे बचते हैं, जिसमें हम स्पीकिंग करते हैं, बात करते ही हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन 16 घंटे एक चीज़ को बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद भी हम उसमें परफेक्शन नहीं ला पाते, कहीं न कहीं लैक करते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस हम उस लेवल पर बिल्ड नहीं कर पाते। और इंटरव्यू हुआ,
या किसी अननोन पर्सन से हम बात कर रहे हो उस टाइम पे, हमने जब स्टेज को फेस करना जब हम शुरू करते हैं, वहाँ पे हम हेजिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पैर लड़खड़ाने स्टार्ट कर देते हैं, हमें पसीना आने लगता है, डर आने लगता है, हम सोचते नहीं हम नहीं कर पाएँगे, हम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं कर पाते। एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी थी जिन्होंने एक बहुत ही शानदार चीज़ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताई थी। उन्होंने कहा था कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, वो सिर्फ़ बहुत छोटी-सी चीज़ है। पब्लिक स्पीकिंग का 2 मिनट के आइडिया को 2 घंटे की वोकैब्युलरी में अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर। आप एक छोटे से आइडिया को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आइडियाज़ को, अपनी ऑडियंस को, जो आपके आस-पास लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके मामा फूफा, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, अगर उनके साथ आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, देखिए टेलिंग नहीं करना, बताना नहीं, एक्सप्रेस करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, ताकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर पाएँ और उस पे एक्शन भी ले पाएँ, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। और अमूमन सर आपने भी केबीसी तो देखा ही होगा? चलिए आज हम एक केबीसी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में भी बताएँगे। आज तक आप लोगों ने सुना होगा केबीसी का कौन बनेगा करोड़पति। अब इस केबीसी से ही कौन बनेगा करोड़पति से ही आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, उनको शानदार बना सकते हो। यहाँ पे हमारे वाला जो केबीसी है ना, वो कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, वो है नॉलेज, बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। इन 3 चीज़ों को फ़ॉलो करके आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हो और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। किसी भी टॉपिक के लिए नॉलेज होना, आप स्टेज पे जा रहे हो, आप किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उसके बारे में नहीं बता पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे। लोग बोलते हैं सर मैं कॉन्फिडेंस लैक कर रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। दोस्तों आज एक चीज़ ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, होता है तो सिर्फ नॉलेज। अगर आपके पास पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ द बिजनेस यानी कि उस पर्टिकुलर बिजनेस की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर आपके पास नॉलेज है, इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट। अगर नहीं है तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। इट्स सिंपल। नॉलेज, बिलीफ, खुद के ऊपर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि यस आई कैन डू। देखिए हर एक चीज जब हम पैदा हुए थे, हम बड़ा होना जब हमने शुरू किया, हमने धीरे धीरे चलते समय हम गिरते थे, लेकिन हम बार बार ट्राई करते थे, बार बार ट्राई करते थे। ऐसे बार बार ट्राई करने से हमने क्या किया, हमने चलना सीखा। उस चलने के सीखने के बाद हमने क्या किया, दौड़ना सीखा, फिर और तेज दौड़ना सीखा। ऐसे ही फिर हमने साइकिल चलाना सीखा, फिर हमने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, फिर हमने कार चलाना सीखा। हर चीज सीखी जाती है ओवर द प्रैक्टिस बाय द टाइम। समय समय पर जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आप उस चीज के अंदर परफेक्शन लेके आते हो। सेम इसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग पे आते हैं। अब अगर बात की जाए पब्लिक स्पीकिंग, एक अमूमन इंसान जो नॉर्मली एज यूजुअल कोई स्टूडेंट है या कोई कॉर्पोरेट पर्सन है जो जॉब कर रहा है, या कोई हाउसवाइफ है, या कोई लड़की है, लड़का, व्हाटएवर ही इज डूइंग, वो कुछ भी कर रहा है, वो लड़का है या लड़की है, आप दिन में कितनी बार स्टेज की प्रैक्टिस करते हैं? द आंसर इज नो, ज़ीरो। बहुत रेयर लोग हैं जो स्टेज की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत रेयर लोग हैं जो विजुअलाइज़ करते हैं अपने थॉट्स को, बहुत रेयर लोग जो हैं जो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने थॉट्स को। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, तो ना तो बिलीफ सिस्टम आप बिल्ड कर पाओगे और ना ही आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिना प्रैक्टिस और बिलीफ सिस्टम के हम वो चीज़ कर ही नहीं रहे हैं। और बात आती है सिर्फ कॉन्फिडेंस की फिर। जब नॉलेज नहीं है, बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली नीचे जाता है। और जब नॉलेज और बिलीफ आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे मैनेजर से हमें कैसे बात करनी है, हमें हमारे सीनियर्स के साथ कैसे बात करनी है, वो जेस्चर्स क्या होते हैं, वो हैंडशेक कैसे करना होता है, ग्रीटिंग्स कैसे करती हैं, हमारी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रहनी चाहिए, वो सारी चीजें अगर हमें पता है तो हम कॉन्फिडेंटली कर लेंगे। अगर नहीं पता तो हम नहीं कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो इसी तरीके से आप केबीसी फॉर्मूला को फॉलो करके एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो और पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। Uh, Am I audible now? Sorry, am I yeah, audible? yes, sir, you सॉरी, are audible. जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो अपने आप में ही काफी इंटरेक्टिव चीज है। इतना मतलब आप अलग स्टाइल में इस बार आप बता रहे हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हमारे साथ रहते हैं, ये अपने आप में टॉपिक को आप और अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं साथ के साथ। सर हम जानना चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के
कुछ पिलर्स होते हैं किसी चीज़ को लेके जिनके ऊपर वो चीज़ बेस होती है। थोड़ा इस बारे जी। में आप बताइएगा हमें? जी, आप किसी भी अगर हम कोई घर बना रहे हैं, उसके लिए भी एक नींव रखी जाती है। आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके लिए भी एक नींव रखी जाती है। आप कार लेने जा रहे हो, उसके लिए भी एक नींव रखोगे, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हो, पूरा प्रोसेस करते हो, उसके बाद गाड़ी लेके आते हो, फिर उस गाड़ी में को आप स्टार्ट करते हो, गियर लगाते हो, एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो, तब वो जाके गाड़ी चलती है। तो हर एक चीज़ की एक प्रोसेस है, एक नींव रखी जाती है। तो उसी तरीके से ना पब्लिक स्पीकिंग का भी एक पिलर सिस्टम है, जिसके 3 मेनली पिलर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो पिलर होता है दैट इज़ पैशन। आपको उसके अंदर पैशन कितना है, ठीक है? आप पैशनेट हो या नहीं हो? क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है या आप इंस्पायर्ड हो? अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, इट मीन्स आप थोड़ा टाइम करोगे, उसको प्रोक्रास्टिनेट करते जाओगे, आज नहीं करूँगा यार, कल करता हूँ, कल नहीं करूँगा यार, परसों करता हूँ। ऐसा आप करते जाओगे, लेकिन अगर आप इंस्पायर्ड हो कि नहीं मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, मुझे अपना एक अच्छा करियर बनाना है, मुझे सबसे अलग चलना है। एक होती है रैट रेस, जिसमें हर कोई भाग रहा है, उस दौड़ के अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक होता है अपना हट के एक रास्ता बनाना, स्टैंड आउट करना। क्योंकि इसी को लोग देखते हैं एक रोल मॉडल बनना। उस रोल मॉडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपके शब्द। अब अगर मैं बात करूँ, हम अपने जीवन के अंदर पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं। हम नर्सरी क्लास से किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक पढ़ लेते हैं। पता नहीं क्या-क्या पढ़ाइयाँ कर लेते हैं, कितने सारे कोर्सेज़ कर लेते हैं, कितने सारे ऑथर्स की किताब हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब रियल में बात आती है, हमें उन ना तो उन ऑथर्स के नाम पता होते हैं, जिन कुछ लोगों को ऑथर्स के नाम पता होते हैं, वो उनसे कभी न कभी रूबरू मिले नहीं होते, और जो कुछ एक मिल लेते हैं, और कुछ एक ऑथर जो आज के टाइम पे ज़िंदा भी नहीं है, वो मर चुके हैं, हम उनसे उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करते हैं। तो ये पावर होती है शब्दों के अंदर। तो शब्दों को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो दूसरे के सामने, जब तक आप पैशनेट नहीं होगे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, आप उसको इफ़ेक्टिव तरीके से कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि करने में और इफ़ेक्टिव तरीके से करने में बस छोटा-सा फ़र्क होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर देता है। वो इफ़ेक्टिवनेस लेके आने के लिए वो आएगी आपके पैशन से। आप कितने पैशनेट हो। हम अपना जी-जान झोंक देते हैं। आज के यूथ को हम ब एक जिम का क्रेज़ चला हुआ है। हर कोई जिम जा रहा है, 20s भी जा रहा है, 30s भी जा रहा है, 40s भी जा रहा है, 50s भी जा रहा है। हर कोई मतलब वो क्रेज़ चला हुआ, वो पैशन। तो सेम पैशन आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए डेवलप करना पड़ेगा। तब जाके आप उस फर्स्ट पिलर को टिक कर पाओगे। जो हमारा सेकंड पिलर बनता है दैट इज़ पर्पज़। आपका रीज़न क्या है उस काम को करने का? ठीक है? क्योंकि देखिए पर्पज़ से ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगी। अगर जब मैंने सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग जब स्टार्ट की थी करना, मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट किया, मेरा एक पर्पज़ था कि वैल्यू ऐड करना है, ट्रेनिंग्स देना है, इम्पैक्ट लेके आना है, जो यूथ है उसको ट्रेन करके उसको करियर में आगे लेके जाना है। वो रीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर एक चीज़ के पीछे एक लालच होता है, रीज़न खाना खा रहे हैं, रीज़न क्या है? भूख खत्म करनी है, पढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है? करियर में आगे बढ़ना है, नौकरी, रीज़न क्या है? पैसा कमाना है ताकि हम अपनी लिविंग को अच्छे से सर्वाइवल को ईज़ी कर पाएँ। तो हर एक चीज़ के पीछे एक पर्पज़ होता है, तो उसी तरीके से पर्पज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके चल लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, क्या होता है, एक इंडिया के अंदर तो है ना एक लहर चली हुई है एंटरप्रेन्योरशिप की। हर कोई एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर कोई एक बिज़नेसमैन बनना चाहता है, हर कोई एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, हर कोई सीईओ बनना चाहता है, फाउंडर बनना चाहता है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरा एक फ्रेंड था जो जिम में जाता था। उसको देख के मैं बहुत अच्छा यार खुश हुआ, अच्छी खासी बॉडी उसकी बनी हुई है और पूरा उसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स मस्त बने हुए हैं। तो मैंने सोचा यार मैं भी जिम जॉइन करूँगा। तो नेक्स्ट डे मैं भी उसके साथ जिम गया। मैंने जिम की फीस भर दी 1 साल की। मैं कहा यार इसके साथ तो अब न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा, न्यूट्रिशन ले लिया, जिम की आउटफिट ले ली, एक बैग ले लिया, शेकर ले लिया, वो प्रोटीन वगैरह परचेज़ कर लिया। अच्छा खासा 30-40 हज़ार रुपए मैंने लगा दिए और मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। तीसरे दिन मैं पाता हूँ अपने आप को कि मेरे से जिम नहीं होगी भाई। और मैं क्विट कर देता हूँ। मैंने 40,000 रुपए का नुकसान कर दिया सिर्फ़ दूसरे को देख के, ऑब्सेस्ड हो के, किसी दूसरे की मेहनत को देख के हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम भी वैसा करें, बट नहीं ना। आपको अपना पर्पज़ है या नहीं है? आपके पास वो रीज़न है या नहीं है? वो कारण है या नहीं है कि आप अपने क कन्वे कर पाओगे अपने बिलीफ को, अपने थॉट प्रोसेस को दूसरों के सामने कर सकते हो या नहीं? आपको अपने ऊपर फ़ेथ है या नहीं है?
तो वो चीज़, वो पर्पस जब तक आपके पास नहीं होगा ना, आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाओगे। तो सेकंड पिलर हमारा बनता है पर्पस। फर्स्ट वन इज़ पैशन, सेकंड वन इज़ पर्पस। आपके पास एक रीज़न होना चाहिए पब्लिक स्पीकर, आपको क्यों बनना है? अगर नहीं है रीज़न तो फाइंड आउट करिए अगर बनना चाहते हो तो, और नहीं है रीज़न, नहीं बनना चाहते, देन इट्स ऑल कोई इश्यू नहीं है उसमें भी। हर कोई पब्लिक फिगर नहीं बन सकता, हर कोई मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई रतन टाटा नहीं बन सकता, हर कोई रोहित नहीं बन सकता, हर कोई राज सर नहीं बन सकते। हर किसी की एक यूनिक स्ट्रेंथ है, तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। हो सकता है आप भाई पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते, आप एक माइंडसेट कोच बन सकते हो, आप और कुछ बन सकते हो, आप एक कॉर्पोरेट लीडर बन सकते हो, या हो सकता है आप किसी एक शानदार पर्सनैलिटी, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच बन सकते हो। तो आपको आपके गट्स को पहले पहचानना होगा। अगर आपके गट्स बोल रहे हैं कि हाँ, आप एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए पैदा हुए हो, तो फिर आप अपने रीज़न को पहचानिए और आगे बढ़िए। बात करते हैं थर्ड पिलर की, पॉडकास्ट। हम अमूमन सुनते हैं, तो आप ऑडियो भी सुनते होंगे बहुत सारे। ये वर्ड हमने है ना अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके वर्ड्स है ना, उनको वॉइस देना, दैट इज़ पॉडकास्ट। अगर आपकी वॉइस के अंदर स्पार्क नहीं है, कि वो इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं है, तो ऑडियंस ना तो आपकी बात सुन पाएगी। ऑडियंस हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है। उसकी हमें, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हो, तो ऑलवेज़ लिसन टू योर ऑडियंस, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट टू योर ऑडियंस, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी इमेज बनी हुई है, उन्हीं की वजह से आपकी रिस्पेक्ट बनी हुई है। तो ऑडियंस अगर आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा उन्होंने आपके किसी सेशन के लिए दिया, और आप उसे 1 घंटे के अंदर कुछ अच्छा उनके लिए डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, कुछ अच्छा पॉडकास्ट नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट टाइम? क्या वो नेक्स्ट टाइम आपके सेशन में आएँगे? नहीं आएँगे। क्या वो नेक्स्ट टाइम आपकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्या वो आपको फ़ॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। क्या एक अच्छी इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसी वजह से हमेशा 3 चीज़ें होती हैं, पिच, टोन एंड टेम्पो। टेम्पो अगर वही लोगों के दिमाग में टेम्पो वही आता है ऑटो वाला, वो वाला टेम्पो नहीं। ठीक है? पिच यानी कि आपकी वॉइस, आपकी से टोन, एक टोन। अब पापा जब गुस्से होते हैं ना, तो टोन में बोलते हैं ना, हम उस टोन से ही समझ जाते हैं, हाँ, पापा गुस्से में हैं। ठीक है? तो वो वाली टोन की बात कर रहा हूँ। ये टोन है ना, पूरे के पूरे मीनिंग को बदल के रख देती है। एंड टेम्पो यानी कि आपकी स्पीच में स्पीड कितनी है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी तो नहीं बोल रहे हो, जिससे ऑडियंस को कुछ समझ ही ना पाए, या बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रहे हो कि ऑडियंस आपकी पक गई है, आपको बोल रही है कि यार जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो। क्योंकि हर कोई अपना एक लिमिटेड टाइम देता है ना, 24 आवर्स ही होते हैं। उस 24 आवर्स के अंदर ही आपको मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो दैट इज पॉडकास्ट, कि आप अपने वर्ड्स को किस तरीके से यूज कर रहे हो अपनी वॉइस के अंदर। आप मोनोटोनस तो नहीं हो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान भी देखे हैं, कि वो एक ही टोन के अंदर बात करते रहते हैं, एक ही टोन। वो जैसे वो न्यूज एंकर होते हैं, वो एक ही टोन के अंदर बात करेंगे। ना कोई वर्ड्स पे स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए, प्रॉपर पोजेस लीजिए, जहां पे फुल स्टॉप लगाना वहां लगाइए, ताकि सामने वाली जो हमारी ऑडियंस है, वो अंडरस्टैंड कर पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है? अब वो एग्जांपल हम पढ़ते थे ना, रुको, चलो मत, और एक रुको चलो, ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल था, मैं स्किप हो गया मेरे माइंड से। तो वो वाला जो एग्जांपल था ना, वो यही कहता, वो एक सिर्फ एक कोमा का फर्क था। एक बार रुको के आगे लगा हुआ था, एक बार उस दूसरे वर्ड के आगे लगा हुआ था। तो वो रोको जो मत होती है जाने ना दो। पॉडकास्ट, वो पूरा का पूरा प्रोनाउंसिएशन आपका चेंज कर देता है मीनिंग को। तो इसी वजह से आपको पॉडकास्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड दीज आर आर थ्री मेन पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फर्स्ट वन इज पैशन, पर्पस एंड पॉडकास्ट। बिल्कुल। और सर इसी के साथ में देयर इज ए मेजर रोल ऑफ ऑडियंस एंगेजमेंट ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। जी तो आप पब्लिक स्पीकिंग जब करते हैं, तो आपका क्या मानना है कि ये जो हमारी ऑडियंस एंगेजमेंट है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, ऑडियंस एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, कोई भी सेशन, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, बिना ऑडियंस के हमारा कोई भी सेशन पूरा नहीं हो सकता। ऑडियंस हमारे लिए सब कुछ होती है। तो अगर हम उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम गए, स्टेज पे जाते ही हमने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया, और हम 1 घंटा बोल के चले गए। ना हमने उनसे बात की, ना हमने उनसे इंटरैक्ट किया, ना हमने उनके क्वेश्चंस लिए, वो कुछ उनको कॉल टू एक्शन भी नहीं दिए, ना उनको कोई डाउट्स उनके क्लियर किए। तो ऐसा तो कोई भी सेशन नहीं चलता। ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑडियंस एंगेजमेंट। पहली 2 से 3 मिनट के अंदर ये पता लग जाता है कि आपका सेशन अच्छा जाने वाला है या बुरा जाने वाला है। क्योंकि अगर आपने अपनी ऑडियंस को पहली
2 से 3 मिनट के अंदर अगर एंगेज कर लिया, इसीलिए आप जितने भी बड़े-बड़े पब्लिक स्पीकर्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े जो सेमिनार करते हैं, जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, उनको आप एक बार नोटिस करना, वो किसी न किसी स्टोरी से, किसी न किसी वन लाइनर से, किसी न किसी म्यूज़िक से, वो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। वो इसी वजह से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर 1000 लोगों का सेमिनार हो रहा है और उस सेमिनार के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई साथ वाले से बात कर रहा है, कोई घर पे बीवी से बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन सभी का अटेंशन गेन करने के लिए हमने पहले से 2 से 3 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होती है, जो हर कोई बड़ा पब्लिक स्पीकर करता है, ताकि वो आईबॉल्स को कैच कर पाए। सारी की सारी आईबॉल्स हमारी स्टेज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ और फिर वो अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा, कोई भी पब्लिक स्पीकर लगातार 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलता। वो एक माइक्रो पॉज़ लेता है, कुछ सेकंड्स का ही होता है, 10 से 20 सेकंड का एक माइक्रो पॉज़ लिया, उसके बाद अपनी नेक्स्ट बात को शुरू करता है। 2.5 से 3 मिनट के बाद एक पॉज़, 2.5 से 3 मिनट के बाद एक पॉज़, और बीच-बीच में ऑडियंस के पास जाना, उनसे क्वेश्चन पुट आउट करना, एक ब्रीफ समरी देना स्टार्टिंग में टॉपिक से पहले ही। बहुत सारे स्पीकर्स को मैं देखता हूँ, टॉपिक स्टेज पे आए और सीधा टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तक आप उस टॉपिक की आप एक समरी डिलीवर नहीं करोगे, वो टॉपिक ऑडियंस को पता ही नहीं कि है क्या। तो और आप सिर्फ बोल के वहां से चले गए, तो ऑडियंस का तो सिर के ऊपर से गया सारा सब कुछ। तो अगर आप उसको समराइज कर दोगे, उसको ब्रीफ कर दोगे, तो ऑडियंस उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगी, इंटरेक्ट कर पाएगी, आई बॉल्स कनेक्ट कर पाओगे आप। अपना आई कांटेक्ट बना के रखना होता है हमेशा, स्टीयर नहीं करना। एक चीज होती है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, जब आप स्टेज पे होते हो, तो बहुत सारे लोगों को मैंने क्या देखा, वो आंखों में देखते बिल्कुल स्टेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और सामने वाला उससे क्या हो जाता है, जो हमारी ऑडियंस के अंदर बैठा है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। कभी भी जब भी आप अपनी जितने भी हमारी ऑडियंसेस को, इनको एक टिप दे रहा हूँ, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो ना गाइस, तो हमेशा आंखों पे नहीं, फोरहेड पे देखना या सिर्फ बालों में देखना। आंखों में कभी नहीं देखते। आप चेक कर लेना, ये रियलिटी है। अगर आप सामने वाले के फोरहेड पे या फिर बालों पे, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे, तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी आंखों में ही देख रहे हो, क्योंकि आप उससे एक स्टेप ऊपर हो, आप स्टेज पर हो, वो ग्राउंड पर है, ठीक है? तो ये आई कांटेक्ट आपको बनाना होता है, सिर्फ उसकी आंखों के अंदर घूरना नहीं होता, और सिर्फ 2 से 3 सेकंड का वो कनेक्शन होना चाहिए। इससे ज्यादा आप कर रहे हो तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा, हो सकता है वो लड़का हो, लड़की हो, तो वो उनको अच्छा नहीं लगने वाला है वो। एज़ अ प्रोफेशनल आप वहाँ पे एक अच्छी इमेज अगर आप अपनी बनाना चाहते हो, तो आपको अपना आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट चलता हमेशा, जो आपका आई बॉल जो मूव करता है, वो लेफ्ट टू राइट। अगर आप एक लेक्चर स्टैंड पे खड़े होके अपने सेशन को डिलीवर कर रहे हो, तो आपका जो आई कांटेक्ट मूव होगा, देन लेफ्ट टू राइट, अगेन गोज़ टू लेफ्ट एंड अगेन गोज़ टू राइट। ऐसा नहीं चलेगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ना, ओनली लेफ्ट टू राइट। राइट में गए, फिर डायरेक्ट सिर्फ लेफ्ट में। ऐसे रोटेट नहीं करना आई कांटेक्ट को, लेफ्ट टू राइट। ये करके आप अपनी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, क्वेश्चंस पुट कर सकते हो ऑडियंस को, ऑडियंस से ओपिनियन पोल ले सकते हो। देखो आज के टाइम पे बहुत शानदार जमाना ट्रेंड चला हुआ ओपिनियंस का, तो जितने बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी करते हैं। आप ओपिनियंस लीजिए, सेशन के अंदर कोई चीज़ अटक गई है और आपको वो नहीं पता, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर हमें ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं। ये ट्रिक्स हैं जो आप छोटी-छोटी यूज़ करके अपने सेशन को अच्छा बना सकते हो। आपको नहीं पता, तो आप ऑडियंस से ही बोल दीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? वहाँ से 4-5 ओपिनियन आ जाएँगी, हो सकता है वो सही भी आ जाएँ, और वहाँ से हम अपना एक आंसर बना के डिलीवर कर सकते हैं। इससे ना तो आपकी इमेज खराब होने वाली है, आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन भी हो गया, एंगेजमेंट भी हो गया, और एक्टिविटी भी हो गई एक छोटी-सी। तो ये चीज़ फ़ॉलो करके आप अपनी ऑडियंस को एंगेज्ड रख सकते हो। वाह जी वाह! बहुत, बहुत ही शानदार और बिंदास हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर इसी में बॉडी लैंग्वेज तो अपने आप में मोर देन 50% बॉडी लैंग्वेज का ही रूल होता है, और आई कॉन्टैक्ट वो तो कहते हैं हमारी आत्मा का या हमारी शरीर का एक तरीके से आईना ही होती है हमारी आँखें। यदि आई कॉन्टैक्ट भी हम अच्छे तरीके से सीख लें तो बहुत सारी चीज़ें हम ना कह के भी कह जाते हैं। इसी दौरान एक क्वेश्चन सर यहाँ ये बनता है, व्हाइल पब्लिक स्पीकिंग हाउ टू गिव कॉल टू एक्शन। समटाइम इस चीज की भी जरूरत रहती है कि कॉल टू एक्शन वाली फील जो है या उस टाइप की चीजों को हम कैसे अंजाम दे सकते हैं, थोड़ा इस बारे में भी हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब भी हम कोई सेशन कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो हमें अपनी ऑडियंस को वो जो स्कूल टाइम में भी फ़ॉलो होता है ना कल्चर, होमवर्क देना।
ठीक है? अगर हम अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसा करने को नहीं दे रहे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं दे रहे हैं कि वो ज हमारे सेशन से जाने के बाद भी हमें याद रख पाएँ, तो फिर उस सेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी को बोलते हैं कॉल टू एक्शन, यानी कि आप अपनी ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसी क्या चीज़ डाल रहे हो, क्या शब्द डाल रहे हो, क्या एक्टिविटी डाल रहे हो, जिससे आपकी ऑडियंस आपको हमेशा के लिए याद रखे। आप कुछ अब मैं पब्लिक स्पीकिंग का सेशन करने आया हूँ, लास्ट में मैं आपको 2-3 एक्टिविटीज़ बताऊँगा कि आप उन चीज़ों को फ़ॉलो करिए, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे क्योंकि आज की हमारी ऑडियंस ही वही है जो पब्लिक स्पीकर बनना चाहती है। तो ये होते हैं कॉल टू एक्शन। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्पीकर नहीं देते, आए, बोले और चले गए। ना ऑडियंस को कुछ पता, ऑडियंस ने अपना 1 घंटा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो इनको जितना समझ में आया, आया। बाद में ऑडियंस भी घर चली गई, खाना खा के सो गई। वो भी भूल गई कि आज हमने किसी एक्स-वाई-ज़ेड का सेशन हमने लगाया था एक्स-वाई-ज़ेड टॉपिक के ऊपर। तो वो कॉल टू एक्शन कई सारे ऐसे आ जाते हैं, बहुत सारे दे देते हैं कि भई आपने ये भी करना है, आपने वो भी करना है, आपने ऐसा करना है, आपने वैसा करना है। वो 8-10 दे देंगे। अब वो 8-10 देने का नुकसान क्या होगा? अब ऑडियंस जो है वो बड़ी ही हमारी शानदार है। अब अगर मैं अपनी भी बात करूँ, कोई भी इंसान होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम ज़्यादा काम करना हमें पसंद नहीं होता। हमें चाहिए थोड़ा काम जो इफ़ेक्टिव हो। तो 2-3 कॉल टू एक्शन सफिशिएंट होते हैं। 2-3 चीज़ें आप अपनी ऑडियंस को बताओ कि आप इन-इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप अपनी जैसे वोकैब्युलरी है, बहुत सारे बच्चे जैसे नाक में बोलते हैं, तुतलाते हैं, जिनका वोकल स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैं उनको 1-2 एक्सरसाइज़ बताता हूँ। आप ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाल देंगे, ना तो वो कर पाएँगे, ना वो इतना टाइम दे पाएँगे क्योंकि आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया भी यूज़ करना है, फ्रेंड्स के साथ भी बैठना है, बाहर घूमने भी जाना है और कॉलेज भी देखना है, फिर घर वाले भी देखने हैं, तो इतना टाइम 24 ही घंटे है और उनको सोना भी होता है, खाना खाना भी होता है, तो वो ज़्यादा कॉल टू एक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते, फिर दूसरे केस में भी फेलियर आता है। सो बेटर ऑप्शन रहता है 3 से 4 कॉल टू एक्शंस ऑडियंस को दीजिए, 3 से 4 काम करने को दीजिए, जिसके बारे में आप अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उसके बारे में भले ही वो रिसर्च ही क्यों ना हो। आपने बिज़नेस के बारे में कुछ बताया अपनी ऑडियंस को, आप बोलिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर आपने रिसर्च करनी है और आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑडियंस अपने आप करेगी। अब घर जाने के बाद ऑडियंस काम कर रही है आपके बोले हुए पे। इट मीन्स उसके सबकॉन्शियस के अंदर आपके बोले हुए वर्ड्स छप चुके हैं और वो आपको हमेशा के लिए याद रखने वाली है। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही हमारी पब्लिक स्पीकिंग को इम्पैक्टफुल बनाती है, इफेक्टिव बनाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉल टू एक्शन। जी सर, इसी में एक पब्लिक स्पीकिंग में ही एक समय था जब पुराने हम टीवी चैनल खोलते थे और हम नेशनल टीवी पे चले गए या कोई पुरानी चीज़ें हम सुनते थे, तो वहाँ पे मुझे न्यूज़ ध्यान आती हैं। वो लगातार ऐसे बोलते थे, आज के ताज़ा समाचार इस प्रकार हैं, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। कोई मॉड्यूलेशन नहीं, कोई पिच नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आज के समय में यदि ये चीज़ देखें हम, तो इवन हम न्यूज़ का ही एग्ज़ाम्पल लें, तो इस तरीके से कैमरा होता है और जो एंकर होता है, ध्यान से देखिए इस आदमी को, ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए। मतलब बंदा जब तक ध्यान से देख नहीं लेता, जी। तब तक उस आदमी का अटेंशन वहीं रहता है। मतलब न्यूज़ को भी इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव बना दिया। सर, जी। आपका क्या मानना है कि वॉइस मॉड्यूलेशन हमारी पब्लिक स्पीकिंग में किस तरीके से रोल अदा करता है? इस बारे में हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और लेके चलूँगा। जब हम पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम देख लेते हैं किसी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी को, जिसको ऑलरेडी 8-10 साल हो चुके हैं पब्लिक स्पीकिंग करते हुए। और फिर हम उस पर्सनैलिटी से अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार वो बंदा तो ऐसे बोल रहा है और मैं ऐसे नहीं बोल पा रहा हूँ। यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा। अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जब हमने साइकिल चलाना सीखा था, तो क्या किसी ने ये सोच के साइकिल चलाई थी कि भई मुझे एक दिन मैराथन में भागना है, मुझे ओलंपिक्स में जाके साइकिल चलानी है। किसी का ये विज़न नहीं था। हर किसी को ये था साइकिल चलानी सीखनी है, गलियों में लेके घूमेंगे, एक दोस्त को पीछे बैठा लेंगे और अपना साइकिल एन्जॉय करेंगे। ये विज़न होता है सबका। तो सेम उसी तरीके से जब आप पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, तो वो आप कंपेयर मत कीजिए क्योंकि वो कंपैरिज़न है ना पॉइज़न होता है सिंपली जो आपके विज़न को किल कर देगा। ठीक है? आप ये सोच के चल रहे हो नहीं मुझे तो टेडएक्स स्पीकर बनना है, मुझे तो टेडएक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बोलना है। ना, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। वॉइस मॉड्यूलेशन इनिशियल स्टेजेस पे आप अचीव नहीं कर पाएँगे। इवन मैं भी जब था एक प्रेज़ेंटेशन मेरी होती थी
जो मेरे को करने में स्टार्टिंग में 3 घंटे लगते थे। आज वही प्रेज़ेंटेशन जब मैं करता हूँ, तो मैं 20 मिनट में कर देता हूँ। तो वो जो स्पीच है, वो डिलीवरी टाइम है, वो मॉड्यूलेशन है, आपको पता धीरे-धीरे लगेगा कि कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस देना होता है, कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं देना होता है। वो चीज़ें ओवर द प्रैक्टिस, बाय द टाइम वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो। अगर आप डे 1 से आर्टिफ़िशियल बनने का ट्राई करोगे ना, नहीं वहाँ पे पोज़ देना और उसको रट्टे मारोगे, नहीं वहाँ पे पोज़ देना था, वहाँ पे कोमा था, वहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको पूरा जोर लगा के बोलना है। अगर ऐसे करोगे आर्टिफिशियल बनने का कोशिश करोगे तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे, वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी आपकी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अपनी जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन को आप टाइम के साथ-साथ अचीव कर सकते हो। आप किसी ब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में जाके देख लेना, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स जिनको इवन 30-30, 40-40 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, वो भी वॉइस मॉड्यूलेशन को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना ईज़ी भी नहीं होता, लेकिन हाँ, मुश्किल भी नहीं है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे बार-बार, 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 क्योंकि अगर मोनोटोनस रहोगे तो ज़्यादा लोग नहीं सुनेंगे। हमारे कुछ टीचर्स फेवरेट होते थे स्कूल कॉलेज के अंदर, कुछ हमें अच्छे नहीं लगते थे। हमें कौन से अच्छे लगते थे? जो अच्छे तरीके से अपनी स्पीकिंग को, अपनी टंग, अपने वोकल को यूज़ करते थे, वो हमें काफ़ी अच्छे लगते थे। और जो बोरिंग होते थे, बोरिंग कैसे होता है इंसान? अपनी वॉइस से ही होता है। अगर आप एक टोन के अंदर बोलते रहोगे तो हर कोई बोर हो जाएगा। तो उस टीचर को ना कोई पसंद करता है। तो ये चीज़ें कैसे होती है? बाय प्रैक्टिस, टाइम टू टाइम रियाज़ कीजिए जितना ज़्यादा हो सके रियाज़, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, स्टेज हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें रियाज़ से आएँगी। आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर आप एक दिन कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। आप कहीं पे भी खड़े होके बोल सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा क्राउड हो, आप ईज़िली, कॉन्फिडेंटली क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप वो नॉलेज, वो कॉन्फिडेंस, वो जो एनवायरनमेंट है ना, जो आपको होता है एक पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे एक जो ऑरा होता है, वो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो पहले ही। और एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो हमें पता है जब पहली-पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सारे झटके लगते हैं, रुकती है गाड़ी कई बार, है ना? हम चला ही नहीं पाते हैं, एकदम से क्लच से पैर उठा लिया और रेस दबा दिया, एकदम से एक्सेलरेटर दबा दिया, वो गाड़ी बहुत सारे झटके खाती है, हमें भी झटके लगते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम स्मूथली रन करते हैं। पहले दिन गाड़ी में बैठे, दूसरे दिन ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, तीसरे दिन और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, चौथे दिन और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और महीने 2 महीने में अच्छे तरीके से गाड़ी चलानी सीख लेते हैं। सेम पब्लिक स्पीकिंग है। पहले दिन डर लगेगा लेकिन डर के आगे जीत है। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, वॉइस मॉड्यूलेशन भी अचीव हो जाएगा। जी, आपने अपने आप में करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत परत पे सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस जी। मेक्स द मैन परफेक्ट। इवन वीमन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करते हैं, उतने ज़्यादा हम पारंगत होते हैं। और निश्चित ही आज के दिन मैं एक यूट्यूब और हम इस क्वेश्चन के बाद कुछ डाउट्स हैं, ऑडियंस की तरफ से भी मुझे मिले हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मिले हैं। इसी के साथ यदि हमारी ऑडियंस भी यदि कोई डाउट पूछना चाहती है, कुछ भी उनका क्वेरी है तो वो कमेंट में डालें, निश्चित ही उनके सवाल भी सर के सामने रखे जाएंगे और हो सकता है कि वो चीज़ें आज के बाद आपकी लाइफ में दोबारा वो डाउट के रूप में नहीं रहेंगी। यहाँ पे मैं एक स्पीकर को मोस्टली फॉलो करता हूँ सर, और मैं देखता हूँ कि वो स्पीकर इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिसके बाद हम एक अलग ही दुनिया में महसूस करने लग जाते हैं खुद को। आप इसे समझ सकते हैं स्टोरी टेलिंग स्टाइल, कि वो इस तरीके की कहानियाँ बताते हैं। सर हम इस बारे में भी पब्लिक स्पीकिंग को जोड़ते हैं कि स्टोरी टेलिंग इज आल्सो कनेक्टेड टू द पब्लिक स्पीकिंग। आपका इस बारे में क्या मानना है? जी, क्योंकि स्टोरीज़ का है ना हमारे बचपन से ही हमारे साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। इवन जब हम छोटे थे हम स कहानियाँ सुनना पसंद करते थे। हमारे नाना-नानी, हमारे दादा-दादी, फिर जैसे ही बड़े हुए हमारी मम्मी-पापा ने हमें स्टोरीज़ सुनाई। हम जब छोटे बच्चे छोटे थे जब हम स्कूल में जाते थे, स्कूल वाले हमें स्टोरीज़ सुनाते थे। तो वो है ना वो एक जो फ़ील गुड वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो स्टोरी का जब हम पैदा हुए थे ना तब से लेके हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अभी इवन आज भी अगर कोई 40 साल का हो चुका है और उसको भी बोले ना भाई एक कहानी सुनाओ, वही बोल देता है हाँ, चल सुना भाई। क्योंकि कहानियाँ है ना, हम सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट रेशियो कहानियों के साथ होता है, स्टोरीज़ के साथ होता है और सबसे ज़्यादा देखिए हम किसी को भी देखते हैं, किसी से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी तो एक स्टोरी है। इवन हर कोई चाहे वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बना है, चाहे वो फेल हुआ है, चाहे किसी ने ग्रो किया है, किसी ने सुसाइड किया है, कुछ भी किया है, व्हाटएवर इट इज़,
हर किसी चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है, एक रीज़न होता है, जो वो रीज़न है वो स्टोरी की फ़ॉर्म में हमारे कानों तक पहुँचता है, हम उसको सुनते हैं और हमारा ब्रेन उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो स्टोरी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ होती है। अगर कोई पब्लिक स्पीकर अपने पब्लिक स्पीकिंग के अंदर स्टोरीज़ को इंक्लूड कर लेता है, तो वो कभी भी अपनी ऑडियंस को निराश नहीं करेगा, उसकी ऑडियंस हमेशा उसको रिस्पेक्ट करेगी। क्योंकि स्टोरी के साथ है ना हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं। अ, एक सर आपको भी पता होगा वो एग्ज़ाम्पल जहाँ पे एक हॉल के अंदर लोगों को इकट्ठा करके सुसाइड की गई थी। बहुत ज़्यादा लोगों ने इवन हज़ारों की तादाद में वहाँ पे सुसाइड हुई थी। उन्होंने न्यूज़पेपर में वो डलवा दिया था एड कि भई जो अपनी जीवन में परेशान है, जिस-जिसकी समस्या है वो फला-फला डेट को फला-फला टाइम पे उस फला ऑडिटोरियम के अंदर आ जाना, आप सभी की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। पता नहीं हज़ारों लोग वहाँ पे आए और उनके सामने एक-एक गोली और पानी का गिलास रख दिया गया कि भई आप ये गोली उठाओ और खा लो इसको और ऊपर से पानी पी लो, आपके जीवन की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। वहाँ पे उस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी सुसाइड को कमिट किया गया था वहाँ पे। तो वो भी एक स्टोरी बनाई गई, एक स्टोरी। अब उस स्टोरी को सुन के बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे लोग उससे सीखते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप एक पब्लिक स्पीकर की स्टोरी सुनकर या मेरी स्टोरी सुनकर, राज सर की स्टोरी सुनकर, सामने वाले के माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करता है, पॉजिटिव लेके जाता है, नेगेटिव लेके जाता है। कई बार ये तीर है ना उल्टा पड़ जाता है। हम स्टोरी सुना रहे होते हैं बहुत अच्छे के लिए, लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ जाता है। हम सामने वाले की हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसको नेगेटिव समझ जाता है, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा बन चुका है। तो स्टोरी टेलिंग के अंदर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी ऑडियंस कैसी है? आप किस एज ग्रुप के सामने क्या स्टोरी को यूज़ कर रहे हो, किन वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हो और उस एज ग्रुप के अंदर उसमें कौन-कौन से जेंडर बैठे हुए हैं, मेल है, फीमेल है या दोनों ही बैठे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आप अपने शब्दों का चयन कर सकते हो अपने स्टोरी के अंदर। बिल्कुल, ये आपने साइकोलॉजी में भी हिप्पोकैम्पस करके एक ब्रेन में पार्ट होता है, जिसमें कई न्यूरो साइंटिस्ट का मानना है कि जब आप एक स्टोरी बताते हैं, तो नज़दीक के न्यूरॉन आपस में लाइट करते हैं और जैसे ही आपने उससे रिलेटेड कोई भी बात बताई, तो वो सारी बात याद रह जाती है। बेसिकली जब मैंने ये पढ़ा था, तो मेरे लिए बिल्कुल अलग बात थी कि यदि हमें 10 वर्ड याद करने हैं, उसका रट्टा लगाना है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी और राइट ब्रेन से ये काम होगा। और यदि इन्हीं 10 वर्ड की हम कहानी बना दें, तो आप पाएँगे कि वो चीज़ तुरंत याद हो जाएगी। और मैं कई स्टेट्स में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि आप कोई भी 50 चीज़ मुझे यहाँ पे बैठे-बैठे बताइए और मैं उनमें से मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपको याद करके बता दूँगा। देखा जाए तो याद मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ़ मैं उसकी स्टोरी बना रहा था। अभी भी यदि हमारी ऑडियंस 20, 30, 50 चीज़ नीचे लिख देगी, तो उसे याद करना यदि लेफ्ट ब्रेन से कोशिश किया जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा और यदि राइट ब्रेन से करेंगे आप, तो वो स्टोरी बन जाएगी और वो पूरी याद रहती है। क्योंकि हमारे न्यूरॉन कनेक्शन जो हैं, वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है और ब्रेन के ज़्यादा हिस्से जो राइट साइड में होते हैं, वो इमेजिनेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वो चीज़ें हमें ज़्यादा ऑटोमेटिक याद रहने लग जाती हैं। इसके कई एग्जाम्पल हमारी जैसे आइंस्टीन को लेके बोलते हैं कि उनका राइट ब्रेन काफ़ी चलता था। वो इतने ज़्यादा किसी स्कूल से नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी उनके पास काफ़ी अच्छा आईक्यू था। इसके पीछे यही सब कारण है। अब हम कुछ क्वेश्चन सर हमारी तरफ से आपके साथ में रखेंगे और उसमें जी, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है कि इस पूरी दुनिया में यदि मौत के बाद कोई डर है, तो वो है पब्लिक स्पीकिंग का। पब्लिक स्पीकिंग का। ऐसा लगता है लोगों को कि यदि हम पब्लिक में पहली बात तो बोलने की बात छोड़िए, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये एक अलग टाइप की नर्वसनेस होती है। सर इस डर के बारे में एक बार हम जानना चाहते हैं कि जब आदमी ये डरता है तो क्या सोचता है उस समय? उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है बेसिकली? सर देखिए, जब तक हमारा फंडा क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हमें डर लगेगा ही लगेगा। हमारा फंडा स्टेज पे चढ़ने से पहले हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए कि हम स्टेज पे चढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है? आपको वैल्यू ऐड करना है, अपने थॉट्स को शेयर करना है,
किसी को एडवाइस देना, सलाह देनी है या किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हो स्टेज पे, किसी से बात करते टाइम आपका फंडा क्या है उसके पीछे? क्योंकि अगर आपका एक दोस्त उदास बैठा है और आपको आपका फंडा वहाँ पे क्या बन जाता है, अपने दोस्त की उदासी दूर करना, उसको खुश करना, उसको उसके फेस पे स्माइल लेके आना। तो जब हमारा ये फंडा क्लियर हो जाएगा ना, फंडा जब तक क्लियर नहीं होता, जब हमारे को डर आएगा ही आएगा, हमें फ़ियर रहेगा, एंग्ज़ायटी फ़ील करेंगे, स्ट्रेस्ड फ़ील करेंगे। सुबह मॉर्निंग में उठते हो जब आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा-सा लाइट एक्सरसाइज़ 5-10 मिनट भी कीजिए। आप खुद कल एक्सपीरियंस कीजिएगा। आज का आपका दिन कैसा रहा अगर आपने एक्सरसाइज़ नहीं की है और कल उठकर आप सुबह उठकर 10 मिनट एक्सरसाइज़ कीजिए, उस दिन को आप देखिए आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फ़ील करोगे। तो जब भी आप स्टेज पे जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, एंग्ज़ायटी, फ़ियर आप फेस कर रहे हो, हमेशा लाइट खाना खा के जाइए, गर्म पानी पीजिए उस दिन ताकि आपका जो गला है, वो गला आपका सही रहे, रुके ना, ठंडा पानी पी के चले जाते हैं गर्मी में तो वहाँ पे हमें फिर हिचकिचाहट होती है, हम वहाँ पे लैग करते हैं बोलते टाइम फंबल करने लग जाते हैं, बहुत सारे फिलर वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि डर आ गया ना वो। अगर आप क्योंकि नया-नया तो हमने बोलना स्टार्ट किया और बोलना स्टार्ट करने के बाद हम फंबल कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम लड़खड़ा रहे हैं। हेलो, हाँ, हाँ, सर, आई थिंक योर वीडियो इज़ नॉट visible to our audience. जस्ट अ सेकंड सर। No, it's okay, it's okay. Sometimes technical things are एक्चुअली एक happening. कॉल आ गया था बीच में। हाँ, हाँ, it's okay, it's okay. हमारी ऑडियंस की तब तक गुजारिश है कि वो अपने बेहतरीन सवाल पूछ सकते हैं या इस उम्मीद में रहें कि इसके बाद वो अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने की राह पे चल पड़ेंगे। यदि उनको कमेंट सेक्शन में डालने में भी एंग्जाइटी या स्ट्रेस या कुछ नर्वसनेस हो रही है, तो इससे बड़ी समस्या तो कुछ नहीं हो सकती। फिर भी हमारी ऑडियंस को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो अपने क्वेश्चंस साथ के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि हम वो सवाल भी यहाँ पे रख पाएँ। इसी के साथ में हम 1-2 और चीज़ें जानेंगे क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में लाइफ के कई एस्पेक्ट में हमें काम आता है। आप चाहे कोई इंटरव्यू दें या फिर आप किसी जगह जॉइन कर चुके हैं और कोई प्रेजेंटेशन दें और दूसरे कई एग्जाम्पल हैं, इवन हम फैमिलीज़ में, रिलेशंस में जब अपनी बात को रखते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। जब आप किसी मास ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपको एक ख़ास मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, वो अपने आप में एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात होती है कि आप किस लेवल के स्पीकर हैं। इसी के साथ में हम लोग कई बार किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं या ये मान के चलें कि जैसे अभी हमारे सामने ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, इसके लिए कोई ख़ास तरीके का नोट्स मैंने नहीं बना रखा है। यदि आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ रट्टा लगा के और स्टेज पे चला जाऊँगा, तो ये अपने आप में एक भ्रम होता है। यदि आप सोचते हैं कि रटी हुई बात को मैं डिलीवर कर दूँगा, तो इससे बढ़िया तो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग ही चला दी जाए, घर पे आप उसको देख के चला लें और फिर सामने उस ऑडियंस को सुना दें। बेसिकली इट इज़ जस्ट अ स्किल, पैदा नहीं होते अच्छे पब्लिक स्पीकर बल्कि बनाए जाते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, मैं आपके सामने हूँ। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार बात कर रहा था तो कंप्यूटर और जैसे ही हमारा मोबाइल और इस तरीके की चीज़ें हैंग हो गई हैं, तो उसी के ऊपर हम उसी के ऊपर शुरू में मुझे ध्यान आ रहा है कि आप किस किस तरीके से मतलब आपकी बातचीत है, किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन है, तो मुझे ध्यान है कि मैं पहली बार अपना नाम तक नहीं बोल पाया। मैं लोगों से इतना भी इंटरेक्ट नहीं कर पाया था कि आखिरकार आखिरकार कैसे मैं इतने अच्छे नंबर होने के बावजूद, इतनी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद, कैसे मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, अपने आप में ये एक बड़ी बात थी। आज मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष का विषय है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो बच्चा एक आदमी के सामने बोलने से डरता था, आज वो इंडिया के करीब-करीब 15 स्टेट में जाके मोर देन 2 लाख ऑडियंस को और एक एक प्रोग्राम में बॉम्बे मुझे ध्यान है 2000 से ज़्यादा लोग थे, जहाँ लगातार मैं 2 ढाई घंटे बोल रहा था और ये काफ़ी एंगेजिंग था।
इसीलिए रोहित सर भी इस बात को जानते हैं कि पब्लिक स्पीकर पैदा नहीं होते बल्कि वो बनाए जाते हैं। ये एक स्किल है और ये कोई भी सीख सकता है। हमारी ऑडियंस इतने टेक्निकल इश्यू में भी हमारा साथ दे रही है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। अभी हम आ जाते हैं, डॉक्टर रोहित हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं और उनके लिए यही एक बेसिक सा सवाल है कि सर पब्लिक स्पीकिंग एक फॉर्मल एजुकेशन में नहीं सिखाई जाती है। आपका क्या मानना है कि एक पब्लिक स्पीकर बनने में कितना समय लगता है? सर, अकॉर्डिंग टू लीडरशिप ट्रेड थ्योरी जब दी गई थी तो उसमें सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो ये बोलती थी कि लीडर्स को पैदा नहीं किया जा सकता। कुछ इनबोर्न ट्रेड्स होती हैं जो कुछ लोगों में होते हैं और वो लीडर बनते हैं। लेकिन जब इसके बारे में और रिसर्च किया गया और पाया गया और फिर मॉडर्न लीडरशिप ट्रेड थ्योरी जब आई गई थी, तो उसके अंदर बताया गया था कि लीडरशिप ट्रेड थ्योरी कुछ इनबोर्न ट्रेड्स नहीं होती। हर कोई एक अच्छा लीडर बन सकता है। हर कोई एक अच्छी ऑडियंस को एंगेज कर सकता है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट थिंग इज़ नॉलेज ऑफ द टॉपिक। आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, बिलीफ सिस्टम चाहिए, माइंडसेट चाहिए। एक वो है ना, डूइंग गुड वाला जो वो चीज़ होती है, जो वो माइंडसेट होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। और रही बात हमारी फॉर्मल एजुकेशन की, फॉर्मल एजुकेशन आपको सिर्फ़ फॉर्मल चीज़ें ही सिखाएगी, वो आपको सोशल चीज़ें नहीं सिखा सकती। सोशल चीज़ें सीखने के लिए आपको कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर जब आप अपने स्कूल टाइम के दौरान हैं, आप 5वीं छठी क्लास तक ठीक है, आप रहिए स्कूलिंग से अपना अटैच, लेकिन 5th से 6th से इससे आगे 7th से जब आप होते हो 7th क्लास में, तो उस टाइम से आप अपनी सोशल एक्टिविटीज के अंदर जुड़ना स्टार्ट कीजिए, लोगों से बात करना स्टार्ट कीजिए, इंटरेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। जब बच्चे 12वीं पास करके निकलते हैं, तो हर एक क्लास के अंदर जब मैं भी स्कूलों के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि 2-3 बच्चे मुझे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, इतने शानदार बच्चे होते हैं, उनका माइंडसेट काफ़ी बढ़िया होता है। पूरे अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 2 कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आएँगे और वो 2 बच्चे वो होंगे जिन्होंने सोशल एंगेजमेंट की होगी, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, जो लोगों के साथ जिन्होंने इंटरैक्ट करना स्टार्ट किया होगा। तो ये चीज़ें आप अपनी स्कूलिंग के दौरान कर सकते हो। पहले से क्या होता, टीचर्स प्रमोट नहीं करते थे। आज के टाइम पे टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो चुके हैं। कुछ एक स्कूल हैं, कुछ एक लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे इन चीज़ों को नहीं अब भी वैलिडिटी दी जाती, नहीं इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता। अगर आप वैसे किसी ऐसे रीज़न से आ रहे हो, तो देखिए प्रॉब्लम्स इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ और उनको सोल्व करना इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। तो प्रॉब्लम्स तो आती है, इवन मेरे साथ भी आती है, राज सर के साथ भी आती होंगी, हर किसी को आएँगी। जितने बड़ा काम उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करोगे। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल कीजिए सिंपली। प्रॉब्लम से भागना थोड़ी है, फेस कीजिए, उनको सोल्व कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है? अगर आप ये सोचते रहोगे नहीं हमारे स्कूल वाले सिखाएँगे तभी हम पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, ना जी ना। क्यों सिखाएँगे स्कूल वाले? स्कूल वालों को क्या पड़ी है भाई? आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, इट्स टोटल योर रिस्पांसिबिलिटी ना। इट्स नॉट योर पेरेंट्स रिस्पांसिबिलिटी, इट्स नॉट योर टीचर्स रिस्पांसिबिलिटी, इट्स टोटली योर्स, ओनली योर्स रिस्पांसिबिलिटी। आपकी ज़िम्मेवारी बनती है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है? आपकी लाइफ है, आपको एन्जॉय करना है, आप पैसे कमाओगे, आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, तो उसके लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी दोस्तों। बिल्कुल सर, ये अपने आप में एक ज़रूरी बात है कि ये एक आर्ट है और इसे हम सीख सकते हैं और बेसिकली इसका कोई टाइम टेबल नहीं है जहाँ तक मुझे समझ आया है। ये एक प्रैक्टिस जी, का खेल है, जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं। डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि कुछ खास कॉमन बॉडी लैंग्वेज यदि आप हमें बता दें, तो हमारी ऑडियंस को और हमारे भी ज्ञान में और वर्धन हो जाएगा, जिससे थोड़ा हमें लोगों से मिलने में, उनको इमोशनली कनेक्ट करने में और उनको और अच्छे से आगे बढ़ाने में हम उनके साथ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर पाएँ। तो कुछ बॉडी लैंग्वेज आप बता दें तो बड़ी सही रहेगा। बिल्कुल। जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आइदर वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन है, या फिर वो आप किसी सेशन कर रहे हो, कोई सेमिनार कर रहे हो, तो आपको आपका पर्सनल स्पेस का पता होना चाहिए कि आपका पर्सनल स्पेस कितना है। नो योर पर्सनल स्पेस। अगर आपको अपने पर्सनल स्पेस का पता है कि मेरा इतना दायरा है और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब वो अगर आप किसी से आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हो, तो हो सकता है वो पर्सनल स्पेस
1 से 2 फीट का हो सकता है। तो आपको उसी के अंदर अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी-सी प्रोटेक्टिव रखनी पड़ेगी, वो थोड़ी-सी क्लोज़ रखनी पड़ेगी। आपको जो आपकी ये लिम्ब्स है, लिम्ब्स को आप ओपन रख सकते हो, लेकिन जो आपका बॉडी जो पोस्चर है वो आपको क्लोज़ रखना पड़ेगा। अपनी बात को समझाने के लिए आप अपनी अपर लिम्ब्स को यूज़ कर सकते हो, जिससे सामने वाला आपकी बात को ईज़िली समझ पाए। दूसरा, शोल्डर्स आपके झुके हुए नहीं होने चाहिए, अपराइट होने चाहिए हमेशा। हाथों को ज़्यादा मूव नहीं करना, ज़्यादा फिंगर्स की मूवमेंट नहीं करनी है आपको। फेशियल एक्सप्रेशंस वर्ड्स के अकॉर्डिंग रहेंगे, जैसे आपके एक्सप्रेशन वैसे आपके वर्ड्स होने चाहिए, दोनों का मैच होना चाहिए। बात करें अभी स्टेज की, जब आप स्टेज पे जा रहे हो, तो स्टेज पे 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो आप एक जगह पे खड़ा होके आपको पूरा सेशन करना है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि भई वहाँ पे अगर एक ही जगह खड़े हो, तो लिम्ब्स को यूज़ कर सकते हो, अपर लिम्ब्स को, और आपका जो आई कॉन्टैक्ट है, वो लेफ्ट टू राइट आप मूव करके अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू उसको डिलीवर कर सकते हो। लेकिन अब सोने पे सुहागा हो जाता है, हमें पूरी की पूरी स्टेज मिल जाती है, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है एक पब्लिक स्पीकर के लिए, कि उसको स्टेज मिल गई। अब उस स्टेज को आपको पता होना चाहिए कि उस स्टेज के ऊपर आप कितनी दूर तक मूव कर सकते हो। एक बार है ना चल के देख लीजिए, ऑडियंस से बात करते-करते स्टेज पे मूव कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कितने स्टेप्स लेने हैं, कितने स्टेप्स में आप कहाँ तक जा रहे हो। कई बार है ना फ्लो के अंदर मैंने स्पीकर्स को स्टेज पे गिरते हुए भी देखा है, क्योंकि उनको स्टेज का नहीं पता होता एरिया कितना है। तो ये एक ट्रिक होती है, जब आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस पे टाइम पे जब आप ऑडियंस के साथ बात कर रहे हो, उस बात करते टाइम आप चल के देखिए कि कितने स्टेप्स के अंदर आप कहाँ तक एरिया कवर कर रहे हो, और फिर है ना 2-2 स्टेप्स चारों तरफ छोड़ के जो एरिया बचा उसको आप यूज़ कर लीजिए। उसके अंदर आप वॉकिंग भी कर सकते हो, एक जगह खड़े भी हो सकते हो। अपने पूरी बॉडी लैंग्वेज को जहाँ पे आपने प्रोटेक्टिव रखा था पहले, उसको प्रोटेक्टिव या क्लोज़ ना रख के आप ओपन बॉडी लैंग्वेज अपने स्टेप्स को, अपना जो खड़े होने का तरीका है, कई सारे टेढ़े खड़े हो जाते हैं ना भाई, स्ट्रेट खड़े होइए, टाँगों का जो गैप है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना ज़्यादा खुली होनी चाहिए, ना ज़्यादा ही बिल्कुल क्लोज़ होनी चाहिए, ना कंफर्टेबल कपड़े। बहुत सारे स्पीकर्स हैं तो वो पूरे टाइट कपड़े पहन लेंगे, पूरी पैंट, और बिल्कुल जूते उनके ऐसे होते हैं कि उनका पैर बिल्कुल अंदर फँस जाता है, वो चीज़ें नहीं करनी। ऐसे कपड़े पहनिए जिनके अंदर आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट हो पाएँगे, नहीं तो आप पब्लिक स्पीकिंग करते टाइम अपने कपड़ों को ही हैंडल करते रह जाओगे। वो बॉडी लैंग्वेज, वो एक्सप्रेशन, वो चीज़ें आ ही नहीं पाएँगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हो। बॉडी लैंग्वेज को बेटर करने से पहले अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करना पड़ेगा हमें। क्योंकि हमारे से पहले, इस बॉडी से पहले है ना, हमारे मुँह पे ध्यान देते हैं लोग। जो हमारा सबसे ज़्यादा, भले ही आप प्रेज़ेंटेशन डिलीवर कर रहे हो दोस्तों, लेकिन अगर आप स्टेज पे खड़े हैं, तो जो ऑडियंस है वो आपके फेस की तरफ देख रही है, उस स्लाइड्स की तरफ नहीं देख रहा होता कोई भी। क्योंकि आप बोल रहे हो, जहाँ से आवाज़ आती है ना, हमारा ध्यान वहीं पे जाता है सबसे पहले, क्योंकि ये हमारी जो ईयर है ना, जो हमारे कान है, ये वाली जो इंद्रियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा पहले रिस्पॉन्स लेके आती है, क्योंकि यहाँ के रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो इसी वजह से अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बेटर बनाइए। सर, यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। Now I am on mute. And here is a जी। question that is, please give some tips related to parents. Tips to parents also motivate their kids to improve the communication skill. मैडम पूछना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। कुछ इस बारे में 1-2 टिप्स आपसे हमें चाहते हैं। ओके, इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, वो देखिए, बच्चा सीखता है एनवायरनमेंट से। आप बच्चे को एनवायरनमेंट कैसे दे रहे हो? आप अपने हस्बैंड के साथ इस तरीके से प्रोफेशनली कम्युनिकेट कीजिए, आपका बच्चा देखेगा। आपका अपने बच्चे को बोलिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं, आप भी वैसे ही बात कीजिए। क्योंकि बच्चा देख-देख के जो सीखता है ना, वो सबसे ज़्यादा सीखता है, और सबसे इम्पैक्टफुल लर्निंग होती है वो। आप जितना उसको बोलोगे ना, नहीं ये पढ़, वो पढ़, ऐसा कर, वैसा कर, वो आपने नहीं करना। दूसरी चीज़, डोंट ओवर एक्सपेक्ट। 90% पेरेंट्स गलतियाँ यही कर देते हैं, ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं। मेरे साथ पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। वो बच्चे के पेरेंट्स भी आते हैं, वो बोलते हैं जी हमारा छोटा बच्चा बहुत अच्छा है, बड़ा बच्चा नालायक है। कोई बच्चा नालायक नहीं होता। आप उससे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तू बड़ा है तो तू बहुत कुछ कर दे, तू ऐसा कर दे, और वो ओवर एक्सपेक्टेशन कई बार बच्चे को प्रेशराइज़ कर देती है और वो बच्चे को दबा देती है। ऐसा हमने कभी भी नहीं करना। बच्चे को सबसे पहले अपना दोस्त बनाइए, उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए।
उसको अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाइए कि हैंडशेक ऐसे करते हैं, बात ऐसे करते हैं, चलते ऐसे हैं। आप भी सीखिए सबसे पहली चीज़ तो वो, तभी आप अपने बच्चे को सिखा पाओगे। आपका बच्चा उसको नहीं एक्सपीरियंस करना चाहता, आप अपने फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड है, आप और भी जो आपकी फैमिली के अंदर है, उनके साथ वो चीज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और जब वो कल्चर बिल्ड हो जाएगा ना, तो उस कल्चर के अंदर ही आपका बच्चा भी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि संगत, आदत और गुरु 3 चीज़ें हैं, किसी भी इंसान को बना देगी और किसी भी इंसान को खराब कर देगी। संगत और आदत आप जैसी दोगे, आपका बच्चा वैसा ही सीखेगा। ये आपने बहुत ही सीधी और साफ शब्दों में बताया कि सबसे पहला काम तो यही है कि वो आपको देखते हैं। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड। जिस तरीके की लैंग्वेज में छोटे बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाने से अच्छा जो लोग अंग्रेजों के यहाँ पैदा होते हैं शायद उन्हें कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये काफी अच्छा बिल्कुल, एग्जाम्पल है कि आपको आसपास देखते हैं। इसके साथ साथ आप एक लीड बाय एग्जाम्पल, आप खुद अच्छा कम्युनिकेट के लिए आगे आ सकते हैं। तो छोटे मोटे और सपोर्टिव एनवायरनमेंट पैदा कर सकते हैं। और आप वाली बात है कि छोटे से शुरू करें, ना कि बड़ी उम्मीदें रखें। और प्रैक्टिस का खेल तो सारा है ही। और कोशिश करिए उसे पॉजिटिव री करिए। साइकोलॉजी में कई बार हम देखते हैं कि बिहेवियर को 4 तरीके से आप अपडेट करते हैं। इसमें एक बहुत ही कॉमन बात है पॉजिटिव री। यदि बच्चे ने अच्छा किया है तो उसके लिए और मोटिवेट करिए ताकि उसको वो दोहराए। एक ज़माना था जब पहले इस तरीके की चीज़ें होती थी। नानी है, वो कहानियाँ सुनाती थी, इसी तरीके की कहानियाँ आप भी बनाइए। उम्र का ख़्याल रखिए। यदि बच्चे की उम्र 11th-12th क्लास में है और आप वो कहानियाँ सुनाएँगे, जिससे उनका कोई संबंध नहीं है, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएँगे। इस तरीके की छोटी-मोटी चीज़ें आप कोई क्लब जॉइन करा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं बार-बार। कुछ उसे टूल दे सकते हैं जैसे पीपीटी या इस तरीके की चीज़ों को लेके कई बार अपने बच्चे को मौका दीजिए। किसी फैमिली में वो गए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो कई माँ-बाप कहते हैं, "अरे बेटे तेरे को कुछ नहीं पता, तू तो निकम्मा है।" और फिर वो हमें आके पूछते हैं कि मेरा बच्चा निकम्मा है, ऐसा उसे महसूस होता है, ऐसा क्या कारण है? और वो बाद में पता लगा कि उन्होंने ही ऐसा कर दिया बार-बार बोल के। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। तो इस तरीके की चीज़ों को लेके सर ने बताया थोड़ा-सा और अपडेट करिए। यहाँ पे एक कमेंट और मुझे मिल रहा है खुशबू शर्मा पर, सर कई-कई बार हमारे पेरेंट्स के आगे आइडियल बनना पड़ता है। जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कई बार रियल सेल्फ को। ये तो काफ़ी गंभीर सवाल पूछ लिया है खुशबू ने कि पेरेंट्स हमें ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते। कभी-कभी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है खुशबू, कभी-कभी मुझे खुद याद आता है दाल बराबर भी नहीं बची, कभी-कभी तो घर की मुर्गी चटनी के बराबर हो गई है, दाल भी कम हो गई है। इसीलिए पेरेंट्स रियल को, उस सेल्फ को हमें एक्सेप्ट नहीं करते। इसके पीछे एक पेरेंटिंग के ऊपर हमने एक वीडियो भी डाला है। ये टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड नहीं है, फिर भी इसका आंसर हमारी पब्लिक स्पीकिंग के अलावा पेरेंटिंग, अमित डागर सर ने इस पे एक लंबी बातचीत की है, जिसमें ये स्पेशल सवाल पूछा भी गया है। तो हो सकता है कई बार पेरेंट्स उस तरीके से हमें नहीं देख पाते। इसका कारण है वो छोटे जब हम चुन्नू-मुन्नू होते हैं तब से लेके और बिल्कुल बड़ी उम्र तक वो हमें देखते हैं। और निश्चित ही जिसने बहुत ज़्यादा हमारे बारे में जान लिया होता है, एक समय जब उम्र हमारी 12-13 साल से जब टीनेज में आते हैं, तो हम पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट होते हैं और इससे पहले की उम्र के बारे में वो जानते हैं। इसलिए ज़्यादा हमें इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो हमारी टीनेज की बाद की साइकोलॉजी को जानते ही नहीं हैं। इसीलिए शायद वो हमारे रियल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा इसमें आप इस तरीके की चीज़ें सोच सकते हैं कि कई बार यदि हमें कोई सबसे ज़्यादा जानता है तो वो सिर्फ़ हम खुद होते हैं। इस तरीके की सोच भी आपकी हो सकती है। इसके अलावा यदि और कोई ऑडियंस या हमारे पार्टिसिपेंट कुछ जानना चाहते हैं तो वो प्लीज़ आप हमें बताएँ। इसी के साथ सर आपने हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बताया, इसी के साथ में आपने पिलर्स पे बात की शुरू में ही और इसके साथ में कैसे कॉल टू एक्शन और वॉइस मॉड्यूलेशन कई चीज़ें हैं। कई बार सर जब आप ऑडियंस पूरी अच्छी तैयारी के साथ आप स्टेज पर हैं, तो कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ लेता है जिसका आंसर हमें नहीं पता होता। लिटरली हम उसे फिर किसी भी तरीके के शब्द प्रयोग करके हम उस सिचुएशन को पहले तो डील कैसे करें? मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि हमें पता नहीं है लेकिन उन्होंने पूछ लिया। ऐसा बहुत बार होता है, इवन मेरे साथ भी होता है, क्योंकि ऑडियंस के अंदर मान लो अगर 100 लोग बैठे हैं,
तो हम 100 दिमागों के साथ डील कर रहे हैं, 100 माइंड्स के साथ हम डील कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ एक ब्रेन है। तो वो एक ब्रेन को टैकल करना है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो अगर अगर आप एक बड़ी स्टेज पे जब पहुंच जाते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है। तो फिर है ना, आपको थोड़ी सी वहां पे एक्टिंग करनी पड़ती है, जो मैं भी कर लेता हूँ कई बार। हर बड़ा कोई पब्लिक स्पीकर भी करता है कि हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा आपने, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब ये क्वेश्चन मैं एक बार अपने ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि वो लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। अब हमने तो जहाँ से आया था वहीं पे उस चीज़ को भेज दिया ना। वो जो बॉम्ब हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब हमें मारने के लिए भेजा गया था, वो बॉम्ब हमने उसकी डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। अब 100 ब्रेन्स बैठे हैं, उसके बारे में 5-6 तो आउटपुट आएँगी, आराम से आएँगी। उन 5-6 आउटपुट्स को हम लेकर उसमें से एक जवाब आंसर अपना रेडी कर हम अपनी उस पर्टिकुलर जिसका क्वेश्चन था उसको हम डिलीवर कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता। दूसरा इसका तो एक तरीका हो सकता है, आप सिंपली अपनी ऑडियंस को ये बोल सकते हो कि सर या मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो अगर हम अभी डिस्कस करेंगे तो अभी हम टॉपिक से थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाएँगे। क्या हम आपके इस क्वेश्चन को इस सेशन को खत्म होने के बाद डिस्कस कर सकते हैं? आप उससे हम सामने वाली जो ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जब आप एक स्टेज पर खड़े होके किसी से रिक्वेस्ट करते हो, तो अमूमन 99% केसेस के अंदर आपकी बात को कोई डिनाई नहीं करता। तो वहाँ से फिर हम अपने टॉपिक पे वापस से आ सकते हैं और बाद में अच्छे से रिसर्च करके एक बढ़िया सा सॉल्यूशन हम उस क्वेश्चन के अगेंस्ट डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन जवाब है। कई टीचर्स हमने इस बारे में देखे हैं, वो साफ-साफ बोलते हैं कि इस बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। पहले मुझे अपने टॉपिक पे बात करने दीजिए। हाँ जी। और इसी को थोड़ा अच्छे स्टाइल में बोलना है, तो आपने बिल्कुल सही बताया कि यदि हम इतनी पब्लिक के सामने रिक्वेस्ट टाइप में बात करते हैं, तो मोस्टली लोग उसे मान भी जाते हैं। और बहुत सारे लोग, यदि उन्होंने आपको नीचा दिखाने की ठान रखी है, तो फिर उनका कुछ हम कर भी नहीं सकते। खैर, आज के दिन पब्लिक स्पीकिंग पे आपने सर आज एक अपने आप में मॉडर्न टाइम में ये चीज़ सीखना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी युग में इतना ज़्यादा घिर गया है कि उसको उस आर्ट को बरकरार रखने के लिए वो चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। यदि आप सिर्फ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बस उधर पहुंचाना चाहते हैं, तो इतना पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, बल्कि उसमें कुछ अच्छे से परोसना, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज और अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करना सीखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं। हमारी ऑडियंस हमारे साथ लगातार अभी भी जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले तो सर आपकी तरफ से मैं लास्ट में बस एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि यदि आप हमारी ऑडियंस को, और मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि आप किसी खास तरीके के कोर्स चलाते हैं, जिसके बाद आप, मैंने यूट्यूब पे कई सारे न्यूज़ चैनल हैं जिनके द्वारा में मुझे ये जानकारी मिली कि आप कुछ ऐसा कोर्स भी चलाते हैं जिसके ऊपर आप वो कोर्स करा के किसी को परमानेंट पक्का जॉब के लिए रिकमेंड करते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम ही मुझे सुनाई दे रहा था कि वो सारे लोग उसमें लग भी जाते हैं। तो एक बार बीच में एक क्वेश्चन और भी आ रहा है मेरे सामने सर, पिच में चेंज होना हो तो मतलब कभी-कभी माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है और कभी-कभी जल्दी, जिसकी वजह से वर्ड्स इधर-उधर हो जाते हैं, तो उन पे कंट्रोल कैसे करें? हाँ, कई बार जब हम बोलते हैं सर, तो मैं बीच में एक क्वेश्चन ले सकता हूँ सर? जी, मतलब जी, जी। है हमारे पास समय जी। इस हिसाब से? हाँ, जी सर, जी। सर थैंक यू, थैंक यू। सो एक ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है कि कई बार हम पिच चेंज करते हैं या फिर जब हम बोलते हैं तो फ्लुएंट से होते हैं, कई बार कुछ वर्ड्स हमारे से मिस हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे मैनेज करें और उन वर्ड्स को कंट्रोल कैसे करें? कई बार कुछ ऐसे वर्ड निकल भी जाते हैं, इवन मेरे से भी कई बार ऐसी चीज़ें, लास्ट टाइम आई वाज़ विद मैम दैट दैट बिलॉन्ग्स टू हैदराबाद, और वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सिंपल 1-2 वर्ड मेरे से स्लिप हो रहा था। तो उस समय को कंट्रोल कैसे करें और उस चीज़ को मैनेज कैसे करें, और वो हमारे मुँह से जो अपने आप निकल रही हैं कई चीज़ें, उन पे हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? सर, ये चीज़ अमूमन मैं कम्युनिकेशन के अंदर सिखाता हूँ कि कम्युनिकेशन बैरियर्स के अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है जिसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर।
जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी भी पर्सन के साथ या आप किसी सेशन के अंदर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जितने भी एक्सटर्नल आपके पास डिस्टर्बेंसेस है ना, उनको आपको साइड करना पड़ेगा। अब जैसे मैं सेशन कर रहा हूँ, अब बीच में अगर किसी का कॉल आ जाए, मैं मैसेज के जवाब देना स्टार्ट कर दूँ, ईमेल के जवाब देना स्टार्ट कर दूँ, तो उससे मेरा माइंड क्या हो रहा है, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। पर हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए तो बना ही नहीं, वो नहीं कर सकता। तो मशीन भी नहीं कर सकती। आप कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आप चला के छोड़ दो, एक टाइम के बाद वो भी हैंग हो जाएगा, तो हमारा ब्रेन तो होना ही होना है। तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको अपने ब्रेन को हमेशा सिंपल, कूल रखना पड़ेगा, काम रखना पड़ेगा। स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर आप कभी भी इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। दूसरी बात, कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी टंग पे नहीं आते। हमारी टंग स्लिप हो जाती है उन वर्ड्स पे और हम उनको इफेक्टिवली नहीं बोल पाते। तो उन सिचुएशन के अंदर या तो आप उन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। अब शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो वो शॉर्ट फॉर्म हो सकता है सामने वाले को थोड़ा सा क्लासी लगे कि भाई ये तो बहुत तगड़े तगड़े वर्ड्स यूज कर रहा है, ये तो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट बंदा मेरे को लग रहा है, तो वो भी आपका एक इंप्रेशन पड़ेगा। अब एक एक वर्ड यही ले लेते हैं, कम्युनिकेशन। अब बहुत सारे बच्चे इसको कम्युनिकेशन बोलेंगे, बहुत सारे इसको कम्युनिकेशन बोलेंगे, कोई इसको कुछ बोलेगा, कोई इसको कुछ बोलेगा। तो मैं उनको भी सिंपली रिकमेंड करता हूँ, आप कम्युनिकेशन स्किल्स की जगह आप होम स्किल्स बोल लीजिए। सिंपल, कोम तो हर कोई बोल सकता है, कोम स्किल्स उसको शॉर्ट कर दीजिए। प्रोनाउंसिएशन, आप वर्ड्स को तोड़ लीजिए। जब आप उसको तोड़ के जब आप उसको बोलोगे ना, तो उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो और प्रैक्टिस करते 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 वो आपकी हैबिट बन जाएगी। कम्युनिकेशन को कोम स्किल्स बोलना, अब मैं कोम स्किल्स ही बोलता हूँ। कई बार मेरे भी मुंह से कई बार टंग स्लिप हो जाती है कम्युनिकेशन बोलते टाइम, तो मैं सिंपली यही बोलता हूँ, कोम स्किल्स, कोम स्किल्स, कोम स्किल्स। तो आप उन वर्ड्स को छोटा कर सकते हो, जिससे आप इजीली उस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जी सर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही शानदार। और सर आप इस तरीके के कोर्सेज़ भी कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी अनाउंसमेंट आप खुद करेंगे क्योंकि मेरे पास रीसेंट अपडेट नहीं है कि आप किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में आप काम कर रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू स्किल पे, प्रेज़ेंटेशन पे। थोड़ा-सा आप इस बारे में प्लीज़ एक बार आप हमें बताएँ, फिर हम सर्टिफ़िकेट को लेके और दूसरी चीज़ों की अनाउंसमेंट करेंगे। हम अपने कार्यक्रम की करीब-करीब चरम सीमा पे हैं। जी, बिल्कुल। बताना चाहूँगा हमारे जितने भी ऑडियंस है सभी को, डिवाइन क्रूज़ प्राइवेट लिमिटेड जो हमने आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था एक विज़न के साथ, कि हमने यूथ को अपस्किल करना है, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है। और सॉफ्ट स्किल्स को लेकर हमारे पास अराउंड 50 प्लस कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जो हम पैन इंडिया लेवल पे कराते हैं। रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा स्टेट के अंदर हमारी फिजिकल ब्रांच अवेलेबल है, जहाँ पर आप फिजिकली आके ट्रेनिंग्स ले सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू स्किल्स, एचआर, मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, रिटेलिंग, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश। हर कोई एक्सेंट का किसी को प्रॉब्लम है, किसी को मदर टंग इन्फ्लुएंस अपना हटाना है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग्स बेसिक टू एडवांस हमारे पास अवेलेबल है कोर्सेज़, जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के साथ हम डिलीवर करते हैं। क्योंकि स्कूल के अंदर तो हमने स्कूलिंग कर ली, लेकिन हमने सोशल एजुकेशन नहीं ली, वो इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। तो उस इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन से बिल्कुल अपोजिट है, जो हमें हमारे करियर के अंदर आगे बढ़ने में काम आएंगी। हमें वो बिल्कुल सॉफ्ट स्किल्स को आप एम्प्लॉय स्किल्स भी बोल सकते हो, और वो एम्प्लॉय स्किल्स को आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी बोल सकते हो, जो आपको एम्प्लॉय बनने के बाद भी काम आएंगी और एम्प्लॉय बनने के लिए भी काम आएंगी। दूसरा, हमारा जो क्लासरूम है, वो बच्चों को क्लासरूम टू कॉर्पोरेट भी कनेक्ट करता है एंड क्लासरूम टू बिजनेस भी कनेक्ट करता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी बिजनेस ट्रेनिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, जो आप बिल्कुल बिजनेस के बिल्कुल जीरो से लेके उसको स्केलिंग करना, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, मैनेजमेंट, स्टाफ हायर करना, ये सारी चीजें हम उस स्टूडेंट को सिखाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जैसे लेटेस्ट कोर्सेज जो आज के टाइम पे ट्रेंड कर रहे हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। और अभी इस 12 तारीख को हम हमारी दूसरी ब्रांच हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन करने जा रहे हैं, जो सेम इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग, उसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग, जो शानदार ट्रेनिंग्स है, वो हिसार के अंदर भी हम फिजिकली स्टार्ट करने वाले हैं। और इन ट्रेनिंग्स के बाद
आपको नौकरी लगवाने तक की गारंटी भी हमारी होती है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर, किसी छोटी-मोटी कंपनी के अंदर नहीं, कहीं पे बैठा दिया और कुछ भी कर लिया, नहीं। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर व्हाइट कॉलर जॉब्स, आप हमारी तरह टाई लगा के बैठोगे और काम करोगे और अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। करियर कहीं पे रुका हुआ है, ग्रो नहीं कर रहा, उसके सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिवाइन क्रूज़, गूगल पे सर्च कीजिए, आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएँगी। बिल्कुल। सर ये एक तरीके से देखा जाए हमारी ऑडियंस को बताएं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये अपने आप में मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैं, ये रिक्वायर्ड हैं। इवन लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट दे हैव गुड एकेडमिक्स, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बट जब बात आती है उस चीज़ को प्रेजेंट करने की, मुझे याद है मेरा समय जब मैं आई थिंक मास्टर के लास्ट ईयर में था और ये मेरा सपना होता था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, लेकिन पेरेंट्स बोलते बेटे तू इतना भोला बच्चा है, तेरे को दिल्ली वाले लूट लेंगे और तू मत जा दिल्ली, और लिटरली मैं नहीं गया। बट आप सोच के देखिए, प्रैक्टिस किया, प्रेजेंटेशन स्किल पे मेहनत की, और जो बच्चा बिल्कुल बोलने से डरता था उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। ये मेरे लिए बिल्कुल अलग बात थी। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूँ कि यदि कोई भी अपनी सॉफ्ट स्किल को लेके काम करना चाहता है, ये काफ़ी ज़रूरी बात है। जितना जल्दी आप इसे डेवलप करेंगे, लिटरली हम जब इंटर्नशिप कराते हैं, मैं खुद उसमें कम्युनिकेशन की क्लासेस को लेके काम करता हूँ। तो आप इस तरीके से यदि आप कनेक्ट होना चाहते हैं, ये काफ़ी आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा, क्योंकि लाइफ सॉफ्ट स्किल पे जितना ज़्यादा कहीं न कहीं कनेक्शन रखती है, शायद हार्ड स्किल की ज़रूरत उतनी होती नहीं। इसीलिए आपने सर समय दिया, आपने अपने बारे में बताया, साथ के साथ वो चीज़ बताई जो कम्युनिकेशन को लेके बड़े-बड़े कॉलेजेस में जाके वहाँ जाके पढ़ना पड़ता है, और आज आपने एक ईज़िली एक्सेस हुई ये चीज़ें। आपका मैं दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर। हमेशा की तरह हमारे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोग्राम के सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। एज ए रिसोर्स पर्सन डॉक्टर रोहित जांगड़ा, इनकी तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट हम आपको शेयर कर देंगे। और इतनी देर आपने हमें सुना है, इतनी देर आपने समझा है, एक छोटी सी ड्यूटी और छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा कि ये वीडियो सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो पढ़े लिखे बहुत हैं, सॉफ्ट स्किल पे काम करना चाहते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉरपोरेट या दूसरे जीवन के अलग अलग तरक्की हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस को लेके, नौकरी को लेके और कई सारी चीजों को लेके काम करना चाह रहे हैं। छोटी सी ये रिक्वेस्ट है, इतनी देर शायद हमने इतना इनपुट जरूर डाला है कि आप 2 4 5 लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए। किसी एक का भी भला होता है। हमारा 1 घंटा और रोहित सर का जो प्रीशियस वैल्यूएबल टाइम है, शायद ये समय हमारा कहीं ना कहीं सही जगह लग जाएगा, ऐसी हमारी दिल की इच्छा है। इतनी देर आपने हमें सुना, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ऑडियंस का भी हमेशा की तरह सर वही धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, जीवन में और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।